नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का जो चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी जोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव और कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि फणीश्वर नाथ, क्या कह रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन में है 4 मार्च 1921 को। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 मार्च 1921 को। दूसरा ऑप्शन है 4 मार्च 1922 को। तीसरा ऑप्शन है 4 मार्च 1921 को, 3 मार्च 1921 को। चौथा डी ऑप्शन है 3 मार्च 1922 को। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1921 को जो है फणीश्वर नाथ रेणु का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। उनका जो क्या कहते हैं, उनका जन्म जो है वो किस ज़िला में हुआ था? तो उनका जन्म जो है अररिया में हुआ था, या मोतिहारी में, या दरभंगा में, या सिवान में? तो उनका जन्म जो है दोस्तों बताइए कमेंट करके, क्या होगा? अररिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अररिया में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनका जन्म किस गाँव में हुआ था? औराही हिंगन में, या क्या कहते हैं ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। अवरोही हिंगन में, सी में हिंगन में, या डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जन्म जो था, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इनका जन्म ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि औराही हिंगन में हुआ था। कहाँ हुआ था? औराही हिंगन में। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक लिखा गया दोस्तों, यहाँ प्रारंभिक हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वे कहाँ से हुआ था? गढ़बनौली से हुआ था, सिमरन बनी से हुआ था, अररिया से हुआ था, इनमें से सभी कहाँ से हुआ था? तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ना, ये इनमें से सभी से हुआ था, यानी कि गढ़बनौली से भी हुआ था, सिमर बनी से भी हुआ था, अररिया से भी हुआ था। ठीक है, तो चौथा का जो आंसर है डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, लाल पान की बेगम पाठ की रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, राम कुमार, या राजेंद्र प्रसाद, या लक्ष्मी नारायण? तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है वे किसका लेखक है? लाल पान की बेगम का लेखक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। छठा प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा नेपाल में किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई थी? उनका जो माध्यमिक शिक्षा था वो नेपाल में किस क्या कहते हैं उच्च विद्यालय से हुआ था? ऑप्शन में ए में विराटनगर, ऑप्शन बी में बिराननगर, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है विराट से, या ऑप्शन सी में ऑप्शन सी में विराट से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इनका जो शिक्षा था वो उच्च माध्यमिक का जो कहाँ से हुआ था, ये विराटनगर से हुआ था। कहाँ दोस्तों? विराटनगर से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न कह रहा है कि रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई थी? 1942 में, या 1943 में, 1945 में, 1947 में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी थे वे स्वतंत्रता संग्राम की क्या कहते हैं सेनानी रहे थे, वो क्या कहते हैं 1942 में निभाई थी। कब निभाई? 1942 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष नेपाल के जनता को राजाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया? तो 1950 में, 1951 में, 1953 में, 1925 में? दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा 1950 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1950 में जो है ना, उन्होंने अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी को सक्रिय योगदान दिए थे। चलिए अगला 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष रहित रहे? शोषण, या शिकार, या अत्याचार? या अगला ऑप्शन में है क्या कहते हैं विरोध? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वे शोषण के विरोध जो है ना, वो शोषण के विरुद्ध जो है हमेशा संघर्ष रहित रहे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां के बाद 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न में कह रहा है कि सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने किसकी उपाधि का त्याग कर दिया था? पद्मश्री का, पद्म विभूषण का, या पद्मश्री का, या पद्म का? तो सत्ता के दमन के विरोध में जो उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार जो उन्होंने त्याग कर दिया था। ठीक है, दमन चक्र को त्याग कर दिया था। चलिए दोस्तों 11वां प्रश्न कह रहा है कि उनकी मृत्यु कब हुआ था? चलिए 11 अप्रैल 1997 को, 11 अप्रैल 1978 को, या 11 अप्रैल 1934 को, 12 अप्रैल 1967 को? दोस्तों अगर मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों। अगर आप दोस्तों आपके एक लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ना कोई हम चार्ज लेते ना कुछ लेते दोस्तों, आपको फ्री
फ्री में PDF देते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों और आपको वहाँ PDF पक्का मिल जाएगा दोस्तों। चलिए, तो 11 का जो आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल 1997 को किया था। क्या हुआ था? उनकी मृत्यु जो है 11 अप्रैल 1997 को हुआ था। चलिए 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी थी? उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है, पहला ऑप्शन में मेला आंचल, दूसरा में परिकथा, या सी में है दीर्घता, या ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो 12वां का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12वां का उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन से? मेला आंचल भी था, और क्या कहता परिकथा भी था, और दीर्घतया भी था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा 12 का। 13वां में कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, 13 में कह रहा है कि उनकी उपन्यास कौन सी थी? डुमरी, या अग्निखोर, या आदिम रात्रि की माँ, या इनमें से सभी। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। उनकी उपन्यास कौन सी थी? इनमें से सभी। डुमरी, अग्निखोर, या आदिम रात्रि की माँ, ये सभी थी। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न क्या कर रहा है? 14वां प्रश्न कह रहा है कि उनकी कहानी कौन सी थी? कौन सी है? ऋण जन धन जल, या वन तुलसी की गंध, या श्रुत और श्रुत पर्व, या उपयुक्त सभी। तो उनकी कहानी कौन सी थी दोस्तों? तो इनका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऋण जन धन जन, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था? मेला आंचल, परिकथा, दीर्घतया, या जुलूस। तो रेणु जी का जो वास्तविक उदय था 1954 ईस्वी में, ये मेला आंचल से हुआ था। किससे हुआ दोस्तों? मेला आंचल से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कर रहा है? 16वां प्रश्न कह रहा है कि उनकी पहली कहानी बरबाबा किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र में छपी चुकी थी? 1936 में, या 1937 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, उनकी पहली कहानी जो था बरबाबा, तो उनकी जो ये जो फर्नीश्वरनाथ रेणु जी की पहली कहानी थी बरबाबा, वो साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। कब? 1936 ईस्वी में छप चुकी थी। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न कह रहा है कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया? तो ऑप्शन ए में है ग्रामोत्थान और की ओर, या शहर की ओर, ऑप्शन सी में है ग्राम की ओर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आप भावना में भाग जाते वीडियो देखते देखते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ग्रामोत्थान की ओर। ठीक है ना, देश की स्वतंत्रता और के हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ध्यान कहा गया, तो क्या होगा? ग्रामोत्थान की ओर। ठीक है, तो चलिए 17वां के बाद 18वां प्रश्न क्या कर रहा है? 18वां प्रश्न कर रहा है कि लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है, चंचलिक कहानी है, चंचल है, या कंचन है? दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो ये जो लाल पान की बेगम है, ये कैसी कहानी है? ये एक आंचलिक कहानी है। कैसी कहानी मित्रों? आंचलिक कहानी है। चलिए, तो इसी भावना में बह करके प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 19वां प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद है? ठीक है ना, कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन पहला कह रहा है कि लाल पान, पीला पान, या मुमताज, या लाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? 19 का आंसर क्या होगा मित्रों? 19 का आंसर बताइए। ए हो जाएगा लाल पान। ठीक है, तो चलिए कह रहा है ऑप्शन में क्वेश्चन कर रहा था कौन सी कहानी हमारे बेगम मनपसंद है, तो लाल पान। चलिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न कह रहा है कि लाल पान का बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? ग्रामीण शहरी दोनों, या महानगर वाली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा? ये लाल पान की बेगम जो है ये ग्रामीण परिवेश की कहानी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है कि नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन सी रंगे का संवेदना प्रकट किया? अनेक, या लाल, या हरा, या पीला? तो लाल पान की बेगम जो है ये इसमें जो है कहानीकार ने ग्राम के जो है ये अनेक संवेदना को प्रकट किया है दोस्तों। ये 21 का ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल है? ऑप्शन ए में है लाल पान की बेगम, ऑप्शन बी में है महिला आंचल, ऑप्शन सी में है जुलूस, ऑप्शन डी में है ग्राम गीत का मर्म। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल पान की बेगम में शामिल है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? किस कहानी में शामिल है? लाल पान की बेगम में। 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि लाल पान की जो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? बिरजू की माँ को, बिरजू के बाप को, या मांग टोक को? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाल पान की बेगम बिरजू की माँ को कहा गया है। ठीक है,
चलिए नाच देखने जाती है महिला। आप लोग अगर कहानी नहीं देखें दोस्तों, इसी चैनल पे आपको इसका सारांश दिया जाएगा दोस्तों। अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो बहुत क्लास 10th का बहुत सारा वीडियो को हमने डाल दिया है, चैप्टर का सारांश डाल दिया है। प्लीज़ जा करके वहाँ वीडियो देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों। तो 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 24वां प्रश्न कह रहा है कि लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या है? बीर के बाद या बिरजू के माँ या बेगम या लाल पान, क्या हो जाएगा? 24 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बीर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? 25वां प्रश्न कह रहा है कि रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसी? रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसी है? ग्रामीण, ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑप्शन बी में शायरी या घरेलू या बचपना। तो इस रेणु जी का जो जीवन के साहित्यकार कैसी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये ग्रामीण है। क्या हो जाएगा? ग्रामीण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 26वां प्रश्न कर रहा है बिरजू के बाप सुबह से किस चीज़ का व्यवस्था निकाला हुआ था? मोटर गाड़ी का, बैलगाड़ी का, साइकिल का या कार का? तो बिरजू का जो बाप था वो सुबह सुबह बैलगाड़ी का व्यवस्था करने गया था कि मोटर गाड़ी का, बताइए दोस्तों। तो बिरजू के बाप सुबह से किस चीज़ की व्यवस्था में निकल चुका था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो बैलगाड़ी की व्यवस्था में निकला था। किसके व्यवस्था में निकला था? बैलगाड़ी का व्यवस्था में दोस्तों। तो यहाँ पे हमने मोटर गाड़ी लगा दिया, शायद गलत है ये आंसर। ठीक है, तो क्या मारिएगा आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी की व्यवस्था में निकला था, तब ना दूर के गाँव गया था लाने के लिए। लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विधा थी? ललित निबंध, शब्द चित्र या आत्मकथा या कहानी? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर कहानी है। ठीक है ना, लाल पान की बेगम गद्य कौन सी विधा है? कहानी। चलिए 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन है? श्री गणेश या बजरंगबली या क्या कहते हैं भैरव बाबा या भोला बाबा? तो उनकी माँ जब गाड़ी नहीं हो रहा था तो उनकी माँ क्या प्रार्थना कर रही थी कि हे भोला बाबा गाड़ी दे दियो, चढ़ा दियो, प्रसादी चढ़ा दे वो। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 28 का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 का क्या हो जाएगा? चंपिया। चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं? सगे भाई बहन है, माँ बेटे हैं, या चचेरे भाई बहन है, दूर के रिश्तेदार है? तो दोनों चंपिया चचेरे भाई बहन के हैं। चंपिया और बिरजू किस संबंध में से आपस में जुड़े हुए हैं? तो चंपिया और बिरजू जो है चचेरे भाई बहन के संबंध से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं दोस्तों? चचेरे भाई बहन के संबंध से जुड़े हुए थे वे, जो कि चाचा के लड़के थे। ठीक है ना, चलिए 30 में कह रहा है बिरजू का बप्पा किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गया था? मांगी हुई जीप से या सरकारी बस से या बैलगाड़ी से, मुखिया जी के ट्रैक्टर से? तो बिरजू के बाबा जो थे वे किससे गए थे? बैलगाड़ी से दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बैलगाड़ी से देखने गए थे नाच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए थे? सगे भाई बहन थे, या क्या कहते हैं माँ बेटे, या चचेरे भाई बहन थे, या क्या कहते हैं दोस्तों बताइए, या क्या कहते हैं दूर के रिश्तेदार थे? तो ये हम अभी डिस्कस किया था, चचेरे भाई बहन थे। ठीक है, तो चलिए 32 के बाद क्या होगा? बिरजू की माँ अपने पति को किस रूप में समझती थी? पति देव के रूप में, पियक्कर के रूप में, गोबर गणेश के रूप में, साक्षात राक्षस के रूप में? तो चंपिया की जो माँ थी वो उसको गोबर गणेश समझते थे। किसको? बिरजू की माँ जो थी वे बिरजू अपने अपने पति को गोबर गणेश समझती थी वो। ठीक है ना, चलिए 33 के बाद 33वां प्रश्न कर रहा, लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहन करके नाच देखने गई थी? नई अंगूठी, चांदी की हौसली, या नया कंगन, या रूप की मंगटिकिया? दोस्तों तो रूपा की जो मंगटिकिया थी वो पहन करके लाल पान की बेगम नाच देखने गई थी दोस्तों। इसमें 41 प्रश्न डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा क्लास 9 के एग्जाम में दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। हर एक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जो वीडियो नहीं देखे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, और हमें इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी फॉलो करना ना भूलें। चलिए फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में क्या कहते हैं विख्यात है? पत्रकार के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में, या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, अच्छे नेताओं के रूप में? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो आंचलिक कथाकार के रूप में जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है विख्यात है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि टोले मोहल्ले
जो है ना, टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की माँ को क्या कहते थे? लाल पान की बेगम, बादशाह या बेगम, या इनमें से कोई नहीं। तो टोले मोहल्ले के लोग जो है लाल पान की क्या कहते थे? बेगम कहते थे बिरजू की माँ को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू की माँ ने क्या भर करके मीठी रोटी बनाई थी? शकरकंद, दाल या मकई या सत्तू? तो बिरजू की माँ जो थी वे शकरकंद भर करके मीठी रोटी बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बिरजू की माँ के माथे पर किस चीज़ के चांदी की शोभती थी? मंगटिकिए या बल या सुंदरता, इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू की माँ के माथे पर जो है ये क्या शोभती थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मंगटिके। क्या? मंगटिके शोभती थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा 38वां प्रश्न क्या कह रहा देखिए। चंपिया, चंपिया जो है बिरजू की माँ की कौन थी? तो बहन थी, माँ थी या पत्नी थी, बेटी थी? तो चंपिया जो थी बिरजू की माँ की, चंपिया बिरजू की चंपिया जो थी बिरजू की कौन थी दोस्तों? तो क्या थी? वो बहन थी। ठीक है, चंपिया बिरजू की बहन थी। चलिए अगला प्रश्न की चलते हैं। क्या कहते हैं 49वां प्रश्न कर रहा है गौन, गौने की साड़ी में एक खास किस्म क्या आता है? गंध या चमक या रौनक या सुंदरता? तो गौने की जो साड़ी में एक गंध आता है, क्या आता है मित्रों? गंध आता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस कारण गांव की औरत बिरजू की माँ से ईर्ष्या करती है? संपन्नता या प्रभु संपन्नता, समानता या संपन्न? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? संपन्नता के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बिरजू की माँ क्यों कूद रही थी? ऑप्शन ए में है, चलिए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बिरजू की माँ क्यों कूद रही थी? पिता के गाड़ी लेकर ना आने से, या गाड़ी लेकर आने से लाकर वापस ले जाने से, या इनमें से कोई नहीं है? तो ठीक है, तो पिता के गाड़ी न लेकर आने की जो है ना गुस्से में उसकी माँ जो है क्या कर रही थी दोस्तों? उछल रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी? वो कूदक रही थी कि अभी तक गाड़ी लेकर के नहीं आया। दोस्तों कुछ हमने नोट एक बात लिखी है देखिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अगर आप चाहते हैं कि जो है इसी तरह 9th और 10th का तैयारी आपको हम करवाते रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से दोस्तों हमें एक मोटिवेशन मिलता है। ना तो दोस्तों हम आपसे पैसा लेते हैं, ना दोस्तों आपको हम क्या कहते हैं ये क्या मतलब कोई चार्ज लेते हैं हम आपसे। तो दोस्तों केवल आपको एक सब्सक्राइब करने का है और एक लाइक करने का है मित्रों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।